दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। 20वीं सदी को टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इस एक सदी में इंसान ने जितनी तरक्की की है, इतनी पिछले कई हजार साल में नहीं की। इस सदी में जहां नित नई इजादात हुई, वहीं पुरानी इजादात में भी इनोवेशन आई और मयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हुआ। इसी सदी में हवाई जहाज़ की ईजाद ने जहां एक नई सफरी सनत को मुतारिफ करवाया, वहीं बहरी जहाज़ों में भी जिद्दत आई। दोस्तों, बहरी जहाज़ सदियों से इंसान के तिजारती और सफरी मकासद पूरे करते आए हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जहां तिजारत को फ़रोग मिला, वहीं बहरी जहाज़ों की अहमियत भी बढ़ गई। 19वीं सदी के आखिर तक दुनिया की ज़्यादातर तिजारत समंदरी रास्तों से होने लगी, तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ ने लग्जरी, पुरआसाइश मुसाफिर जहाज़ और तिजारती बहरी बेड़े लॉन्च करना शुरू कर दिए। इन्हीं कंपनीज़ में बरतानिया की एक वाइट स्टार लाइन कंपनी भी थी, जिसने मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक तैयार करवाया, जो अपने सफ़र के दौरान ही आप जानते हैं हादसे का शिकार हुआ। दोस्तों, 3 साल में तैयार होने वाला ये देव हैकल जहाज़ टाइटैनिक 3 घंटों में कैसे डूबा? जेम्स कैमरॉन की मशहूर ज़माना टाइटैनिक फिल्म में दिखाए जाने वाले वाक़यात कितने हकीकी हैं? क्या वाकई टाइटैनिक एक बर्फानी तौदे से टकरा कर तबाह हुआ, या असल हक़ाइक़ कुछ और हैं? क्या समंदर की तह में इसका मलबा आज भी मौजूद है? टाइटैनिक का बुज़दिल तरीन आदमी किसे कहा जाता है, और इस जहाज़ पर दलेर तरीन इंसान कौन था? ये सब और टाइटैनिक के मुतल्लिक इंतहाई दीगर दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे आप इसी वीडियो में। दोस्तों, टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, एक ब्रिटिश मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ था। इस अजीमुशान जहाज़ की तामीर का आगाज़ 1909 में शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में किया गया। ये जहाज़ वाइट स्टार लाइन इदारे की मलकियत था और इसे हारलैंड एंड वुल्फ नामी फर्म ने तैयार किया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी कंपनी ने उसी दौर में बिल्कुल टाइटैनिक जहाज़ ही की तरह की 2 मज़ीद सिस्टर शिप्स ओलंपिक और ब्रिटानिक भी तैयार की थी, जो वाइट स्टार लाइन कंपनी ही की मलकियत थी। टाइटैनिक इन तीनों शिप्स में सबसे बड़ा जहाज़ था। इसकी जिसामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त इसका सिर्फ ढांचा तैयार होने में 2 साल का अरसा लगा था। ढांचा तैयार होने के बाद मज़ीद 1 साल इसकी तज़हीन व आराइश पर लगा, और आखिरकार 3 सालों में ये पुरतायुश लग्जरी जहाज़ तैयार हो गया। इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 3000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल तो बहुत बड़े और लग्जरी जहाज़ समंदर में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ होने का एजाज़ बहरहाल हासिल था। ये जहाज़ 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। इसका कुल वज़न तकरीबन 46,000 टन था। इस जहाज़ पर 3,500 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। अपने वक्त के इस अजीमुशान और लग्जरी जहाज़ की तैयारी पर उस वक्त 75 लाख अमेरिकी डॉलर्स की लागत आई थी। इस रकम को अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 40 करोड़ डॉलर बनती है। टाइटैनिक में एक रेस्टोरेंट, जिम और फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसके अलावा टाइटैनिक का अपना एक ज़ाती अखबार अटलांटिक डेली बुलेटिन भी था, जो हर रात जहाज़ ही में प्रिंट होता था। टाइटैनिक जहाज़ पर धुएं के इखराज के लिए 4 चिमनियाँ बनाई गई थीं। हर चिमनी की लंबाई 81 फीट 81 फीट थी। 4 में से धुआं सिर्फ 3 चिमनियाँ खारिज करती थीं। इसका अंदरूनी डिज़ाइन लंदन के मशहूर होटल द रिट्ज से मुतासिर होकर बनाया गया था। 1906 में तामीर होने वाला यह होटल आज भी लंदन में मौजूद है। जहाज़ में 50 टेलीफोन थे, जिनके ज़रिए मुसाफिर ज़मीन तक राब्ता कर सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ 10 अप्रैल 1912 में कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की क़यादत में किया। इस जहाज़ की इतनी शोहरत थी कि जिस दिन टाइटैनिक साउथहैम्पटन की बंदरगाह से रवाना हो रहा था, तो इसको देखने के लिए 1 लाख के करीब लोग साहिल पर मौजूद थे।
साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से 10 अप्रैल को सफर का आगाज करने वाला ये जहाज फ्रांस की एक बंदरगाह शेरबर्ग पर कुछ देर के लिए रुका। वहां से कुछ और मुसाफिरों को सवार करने के बाद अगले दिन टाइटैनिक ने अपना पड़ाव आयरलैंड की बंदरगाह क्वींसटाउन पर किया और 11 अप्रैल को ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। बर्तानिया से शुरू होने वाला यह सफर 7 दिनों पर मुहित था और टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से ये बहरी जहाज अपना पहला सफर ही मुकम्मल ना कर पाया और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक बर्फानी तौदे से टकरा गया। दोस्तों, 3,500 अफराद की गुंजाइश रखने वाले इस जहाज पर उस रात अमले समेत तकरीबन 2,200 अफराद सवार थे, जिनमें उस वक्त के कई अमीर और मशहूर तरीन अफराद के अलावा व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जेब्रोस एस्मे और जहाज के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी सवार थे। जेब्रोस वही शख्स था जिसने जहाज का लंगर उठाते वक्त दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों, 10 अप्रैल को अपने सफर का आगाज करने वाला ये द्यो हैकल जहाज 14 अप्रैल को उस मुकाम पर पहुंचा जहां कई बर्फानी तौदे मौजूद थे। टाइटैनिक के अमले को इस बहरी रास्ते पर सफर करने वाले कई जहाज़ों ने बर्फानी तौदों के मुतल्लिक खबरदार किया, लेकिन जहाज के हुक्काम ने इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज किया। ये भी कहा जाता है कि जेब्रोस ने टाइटैनिक को इसलिए ना रुकवाया कि वो मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। दोस्तों, इस समंदरी रास्ते पर सफ़र करने वाले मुख्तलिफ जहाज़ों ने टाइटैनिक को 6 रेडियो सिग्नल्स भेजे जिनमें बर्फानी तौदों के मुतल्लिक खबरदार किया गया, लेकिन टाइटैनिक उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर 14 अप्रैल की रात 11:40 पर साहिल समंदर से 740 किलोमीटर की दूरी पर यह द्यो हैकल जहाज 100 फीट ऊंचे बर्फानी तौदे से टकरा गया। इस हादसे में बच जाने वाले कुछ मुसाफिरों के मुताबिक जब बर्फानी तौदा नजर आया तो उस वक्त वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और 22 नॉटिकल माइल की स्पीड से सफर करने वाले इस हैवी जहाज को इतनी जल्दी में मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज को बाएं जानिब मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के दाएं तरफ बर्फानी तौदे से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ चुका था और पानी जहाज के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक इस टेक्निक से बनाया गया था कि अगर पानी नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स में चला जाए तो भी जहाज डूब ना सके, लेकिन पानी 4 के बजाय 6 कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो चुका था, जिसके बायस जहाज एक तरफ को झुकने लगा। पहल तो जहाज के मुसाफिरों को इल्म ही ना हो पाया कि क्या हादसा पेश आ चुका है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद पूरे जहाज पर खलबली मच गई। कैप्टन स्मिथ ने मदद के लिए आग के गोले फजा में छोड़ने का हुक्म दिया। साथ साथ उन्होंने फौरी तौर पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान खतरे को भांपकर कुछ लोगों ने जहाज से छलांगें लगाना शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक पर मुसाफिरों के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जहाज मालिकान को यकीन था कि ये जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थीं। कैप्टन स्मिथ की कोशिशों से 20 की 20 लाइफ बोट्स को समंदर में उतार दिया गया। दोस्तों, 3 साल में तैयार होने वाला ये द्यो हैकल जहाज तकरीबन सिर्फ 3 घंटों में डूब गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज आखिरी वक्त में दरमियान से 2 टुकड़ों में टूट गया था और लोग उस वक्त भी जहाज से छलांगें लगा रहे थे। जहाज पर सफर करने वाले तकरीबन 2,200 अफराद में से 1,500 के करीब इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 20 लाइफ बोट्स की बदौलत सिर्फ 700 के करीब अफराद को बचाया जा सका। अफरा तफरी और नफसा नफसी की वजह से बाज लाइफ बोट्स में गुंजाइश से कम और बाज में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हुए। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त इसके करीब तरीन कैलिफोर्नियन नामी जहाज मौजूद था, जो कि उस वक्त सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था।
لیکن اس جہاز کے کیپٹن نے ٹائٹینک کی طرف سے بھیجے جانے والے سگنلز پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کیلیفورنین کے علاوہ جو جہاز ٹائٹینک کے قریب ترین موجود تھا وہ RMS کارپیتھیا تھا۔ کارپیتھیا اس وقت ٹائٹینک سے تقریباً 107 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ ٹائٹینک کی جانب سے تشویشناک سگنلز ملنے کے بعد کارپیتھیا کے کیپٹن ہنری آرتھر نے فوراً جہاز کا رخ ٹائٹینک کی طرف موڑا اور صبح 3:30 بجے کے قریب ٹائٹینک کے قریب پہنچ گیا۔ ٹائٹینک کارپیتھیا کے پہنچنے سے 1 گھنٹہ قبل ڈوب چکا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے تقریباً 700 افراد کارپیتھیا میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز ٹائٹینک کے ان مسافروں کو لے کر 18 اپریل کو نیو یارک پہنچا۔ اس جہاز کے عملے کو انسانی جانیں بچانے پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس کے کیپٹن کو امریکی کانگریس کی طرف سے ایک چاندی کی ٹرافی بھی دی گئی۔ ٹائٹینک تقریباً 1 صدی پہلے ڈوب چکا تھا، لیکن 20ویں صدی میں پیش آنے والے اس حادثے کی وجوہات سائنسدان آج تک تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد ہونے والی انکوائریز میں جہاز کے کیپٹن جان سمتھ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے مختلف جہازوں کی جانب سے برفانی تودوں کی موجودگی کے متعلق ملنے والے سگنلز کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز پر مطلوبہ تعداد سے کم لائف بوٹس کی موجودگی بھی ان کی بڑی لاپرواہی قرار دی گئی، کیونکہ اگر مسافروں کے حساب سے پوری لائف بوٹس موجود ہوتی تو زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن ان کوتاہیوں کے باوجود جان سمتھ عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو آخری دم تک لائف بوٹس میں سوار کرواتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری شخص تھا جس نے جہاز سے تب چھلانگ لگائی جب وہ تقریباً مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اسی بنا پر اسے جہاز پر موجود سب سے دلیر انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچانے کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ انگلینڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ جہاز کے کپتان نے تو بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن جہاز کے مالک وائٹ لائن سٹار کمپنی کے چیئرمین بروس ایسمے نے جیسے ہی دیکھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ فوراً ایک لائف بوٹ میں کود گیا اور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے علاوہ اس پر انکوائری میں یہ بھی الزام لگا کہ کیپٹن سمتھ کو جہاز کی رفتار کم نہ کرنے کا حکم بھی بروس ایسمے نے ہی دیا تھا۔ بروس کی اس خود غرضی پر پوری دنیا میں اس پر تنقید ہوئی اور اسے دنیا کا بزدل ترین انسان کہا گیا۔ ساتھیوں، ٹائٹینک کا ملبہ اس کے ڈوبنے کے 70 سال بعد یعنی 1985 میں ایک امریکی ریٹائرڈ نیوی آفیسر اور پروفیسر رابرٹ بیلارڈ نے ڈھونڈ نکالا۔ ٹائٹینک کا یہ ملبہ سمندر کی تہہ میں 3800 میٹر نیچے آج بھی موجود ہے۔ ملبہ ملنے کے بعد جہاں بہت سے سوالوں کے جوابات بھی ملے، وہیں بہت سے نئے سوالات بھی پیدا ہو گئے۔ جیسا کہ حادثے میں بچ جانے والے کئی عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت ان کی ان باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ مگر جب 1985 میں اس کا ملبہ ملا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ سچے تھے اور جہاز واقعی ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد ایک تحقیقاتی ٹیم نے ٹائٹینک کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا کہ ٹائٹینک میں برفانی تودے سے ٹکرانے سے پہلے ہی آگ لگ چکی تھی، جس سے جہاز کا نچلا حصہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تودے کے ٹکرانے سے جہاز کے اس حصے کو زیادہ نقصان پہنچا۔ آگ جہاز کے 3 منزلہ فیول سٹور میں بھڑکی تھی اور اس کی تپش 1000 سینٹی گریڈ تک جا پہنچی تھی۔ عملے نے آگ بجھانے کی کوششیں کیں، لیکن ناکامی کے بعد اس آگ کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور شاید مسافروں کو بھی اس آگ لگنے کے واقعے کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ یہ معلومات ٹائٹینک کے ملبے پر 30 سال تک تحقیق کرنے والے آئرلینڈ کے ایک صحافی نے دی ہے۔ دوستو، ٹائٹینک کے حوالے سے مزید کچھ انتہائی دلچسپ حقائق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹائٹینک کے حادثے میں تقریباً 300 لاشیں ملیں۔ ان میں سے زیادہ تر کو کینیڈا کے شہر ہالی فیکس کے ایک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ باقی افراد کی لاشیں کبھی نہیں ملیں اور ان نہ ملنے والوں میں جہاز کے کیپٹن جے سمتھ کی لاش بھی شامل ہے،
जहाज जब बिल्कुल डूबने के करीब आया था तो वहां पर मौजूद मौसीकारों ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था ताकि आखिरी मिनट में लोग घबराहट का शिकार ना हों। जहाज डूबने के बाद बच जाने वाले मुसाफिरों में सबसे कम उम्र मुसाफिर बेबी मेलविना थी, जो उस वक्त सिर्फ चंद माह की थी। मेलविना ने 98 साल की उम्र पाई और 2009 में वफात पाई। मेलविना को टाइटैनिक का लास्ट सर्वाइवर कहा जाता था। टाइटैनिक जहाज में एक शख्स जॉन जैकब फोर्थ भी सवार था, जिसे उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता था। कहा जाता है कि इसकी उस वक्त की दौलत $90 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से $2 अरब बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा, जो कि समंदर में 3800 मीटर नीचे मौजूद है, वो 2030 तक गल सड़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक के इस तारीखी सफर में एक ऐसी नर्स भी थी जो इस हादसे में बच जाने के बाद 4 साल बाद एक और बहरी हादसे में जान बचाने में भी कामयाब हुई। टाइटैनिक के इस सफर में मुसाफिरों और अमले के लिए काफी तादाद में दूरबीनें मौजूद थीं, लेकिन वो जहां रखी थीं वहां एक ताला लगा हुआ था और इस ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी, इसलिए मलबे में कोई दूरबीन नहीं मिली। कहा जाता है कि अगर वो दूरबीनें अमले के पास होती तो शायद इस तौदे को वो कुछ पहले देख लेते। दोस्तों, 20वीं सदी के इस हादसे पर अब तक बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबों के अलावा इस अलमनाक हादसे पर हॉलीवुड फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं। टाइटैनिक पर वैसे तो कई फिल्में हैं, लेकिन 1997 में बनने वाली जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। जेम्स कैमरॉन की इस रिकॉर्ड याफ्ता शोहरा आफाक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड्स जीते, जबकि ये कुल 14 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद हुई थी। इस फिल्म ने $2 अरब से जायद का बिजनेस किया। दोस्तों, 1997 में बनने वाली ये फिल्म उस वक्त तक बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी। इस पर तकरीबन $20 करोड़ का खर्च उठा था। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जितना खर्च टाइटैनिक के जहाज पर आया था, इस फिल्म पर इससे कहीं ज्यादा खर्च आया। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने पर इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी तहकीकात हुई। इन तहकीकात में हादसे के असबाब मालूम करने की कोशिश की गई और बच जाने वाले मुसाफिरों के बयानात के तनाजुर में आइंदा इस जैसे हादसात से बचने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया गया। हादसे के 1 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया, जिसके मुताबिक हर जहाज के लिए मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक लाइफ बोट्स लाजमी करार दी गई। इसके अलावा 16 ममालिक ने 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का निज़ाम मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम के तहत एक टीम बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन में मौजूद बर्फानी तौदों के मुतल्लिक इन रास्तों पर सफ़र करने वाले जहाज़ों को मुसलसल आगाह करती रहती है, ताकि मुस्तकबिल में टाइटैनिक जैसा कोई और हादसा ना हो। दोस्तों, टाइटैनिक की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।